हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 10। इसमें हमारा पार्ट 5 चल रहा है, जिसमें पार्ट 1 में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा, जिसमें हम अपने लघु और दीर्घ प्रश्न करेंगे। पाठ का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। मैंने आपको पार्ट 1 में काफ़ी चीज़ें समझाई भी थी और पाठ तो आपने पढ़ ही लिया होगा। तो फटाफट से सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ साथ अपने प्रश्नों को हल करें। प्रश्न 7। किसी कागज को काटकर, हमें कागज को काटना है, टुकड़े करना भौतिक परिवर्तन है। किसी कागज का काटना या फटना एक भौतिक परिवर्तन है, हम सभी जानते हैं। लेकिन कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? कागज को हम फाड़ रहे हैं तो उसे भौतिक परिवर्तन कहा जा रहा है, और जब हम कागज को जला रहे हैं तो उसे रासायनिक परिवर्तन कहा जा रहा है। क्यों? ऐसा क्यों है? तो देखिए, कागज को काटना एक भौतिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें कागज की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता। मतलब हम कागज को, जैसे हमने यहाँ से ऐसे काट दिया, तो हम उसे दोबारा इस तरीके से जोड़ सकते हैं लगा के, ठीक है। लेकिन अगर कागज को जला देंगे तो उसकी राख बन जाएगी, उसमें रिएक्शन हो गई, तो इसलिए, ठीक है। देखिए, क्योंकि कागज की रासायनिक संरचना में कोई बदलाव नहीं होता, केवल आकार बदल जाता है उसका। कागज को जलाना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जलने पर कागज ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके राख, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे नए पदार्थ बनाता है। जब हम कागज को जला देते हैं तो एक नया पदार्थ बन जाता है, राख, ठीक है। तो जहां नया पदार्थ बनता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। प्रश्न 8 देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते रहते हैं और परिवर्तन स्थायी होता है, ठीक है बेटा। आगे समझ में, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या है? भौतिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा, ठीक है, और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा एक नया पदार्थ बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 9 पर। कॉपर सल्फेट विलयन, जो नीले रंग का होता है उसे हम नीला थोथा भी कहते हैं, ठीक है। उसमें लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग हरा क्यों हो जाता है? अब देखिए, कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें ये नीले रंग का है। जब हम इसमें लोहे की कील डालते हैं, लोहा क्या है? आयरन, लोहा। तो जब हम इसमें लोहे की कील डालेंगे ना, तो इसका जो रंग है वो हरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोहा होता है ना, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, वो बहुत जल्दी अभिक्रियाशील कर लेता, मतलब वो बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। तो कॉपर सल्फेट, आयरन क्या करता है? जो कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें से SO4, कॉपर सल्फेट के विलयन को यहाँ से SO4 को विस्थापित कर देगा और अपने पास ले आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका रंग नीले से हरा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने पर लोहे द्वारा कॉपर का विस्थापन हो जाता है। लोहा क्या कर देता है? कॉपर का विस्थापन कर देता है। मतलब कॉपर से ये कहता है कि तू हट जा, सल्फेट मतलब SO4 के साथ मैं रहूंगा, तू चला जा। समझ में आई बात? इस तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। आप मान सकते हैं कि लोहा ज्यादा ताकतवर है कॉपर से, ठीक है। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने के अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? जब हम कोई केमिकल रिएक्शन होती है, जब कोई अभिक्रिया होती है, तो उसमें एक तो उत्पाद बनता है, जैसे हमने दो चीज़ों को मिला के एक चीज़ बन गई, तो उसमें और भी चीज़ें बनती हैं, जैसे ऊष्मा या प्रकाश का उत्सर्जन या अवशोषण होता है, रंग बदल जाता है, उसकी गंध बदल जाती है, गैस वगैरह भी बनती है, जैसे हाइड्रोजन गैस वगैरह बन जाती है, ठीक है। तो उत्पाद जो बनता है हमारा, उसके साथ साथ ये सब चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। प्रश्न 11, किन्हीं दो प्रक्रमों के उदाहरण दीजिए जिनमें भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं। ऐसी क्या चीज़ है जिनमें दोनों परिवर्तन होते हैं? पहला, मोमबत्ती का जलना।
भौतिक परिवर्तन क्या है? मोमबत्ती जल रही है, ठीक है, ये जो मोमबत्ती पिघल रही है, मोमबत्ती का पिघलना, ये तो बेटा भौतिक परिवर्तन है। और ये जो जल रही है उसमें से धुआं निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और जल वाष्प का बनना, ये इसमें क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। दूसरा देखिए, लकड़ी का जलना, ये कोई लकड़ी का डंडा है, ये जल रहा है, ठीक है, ये जल रहा है। तो भौतिक परिवर्तन क्या है? लकड़ी में उपस्थित जल का वाष्पीकरण। ये इसमें जो जल का वाष्पीकरण है उसके बारे में कह रहा है ये, वो आपका भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? लकड़ी जल के राख हो गई, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी इसने और लकड़ी जल के राख हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड निकली उसमें से और जल वाष्प में बदलना, ये सब क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो याद रखना, ये वाला क्वेश्चन मुझे मोस्ट लग रहा है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं दीर्घ प्रश्नों पर। अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है ना, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम या अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें, जिससे हमें पता चल सके आप हमारी वीडियोस कहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए प्रश्न 12 शुरू करते हैं। प्रश्न 12 का अ, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थिति क्या है? तो बेटा लोहे में अगर जंग लगवाना चाहते हो तो लोहा या तो खुले में रखा हो, जिससे मतलब उसको हवा लगती रहे और फिर उस पर वर्षा होती रहे, या फिर जल के आसपास हो कहीं। तो लोहे में जंग कब लगती है? जब या तो वो हवा के संपर्क में आ जाए और पानी के संपर्क में आ जाए, इन दोनों के संपर्क में आने पर लोहे में जंग लग जाती है। जैसे ये लोहा है, ठीक है, हवा मिल गई इसको, ऑक्सीजन मिल गई इसको, और इसको पानी मिल गया H2, तो इसमें क्या लगेगी? जंग लग जाएगी। और उस जंग को हम क्या कहते हैं? फेरिक ऑक्साइड, FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, इसे हम कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। जंग का फॉर्मूला क्या है? फेरिक ऑक्साइड। तो मैंने इसमें यही लिखा है, लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक परिस्थितियां ऑक्सीजन और जल या नमी को दर्शाते हैं, मतलब नमी की उपस्थिति है। जंग लगने की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण द्वारा इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। इसने कहा है ना रासायनिक समीकरण लिखिए। तो जैसे लोहा है, उससे ऑक्सीजन मिल गई और जल मिल गया, तो उसमें लग गई जंग, तो हम उसे आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं और फेरिक ऑक्साइड भी कह सकते हैं। आयरन का मतलब लोहा, जिसे हम Fe कहते हैं आयरन को, और फेरिक को भी हम Fe कहते हैं, ठीक है, ऑक्साइड, FeOH ऑक्साइड, ठीक है। और इसकी जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे FeO और H2O। ये 4, ये 3 और ये 6 हमने इसलिए लगाया है जिससे कि ये जो रिएक्शन है हमारी वो बैलेंस हो सके, मतलब दोनों तरफ बराबर हो सके, ठीक है। आगे समझ में? चलिए तो आगे चलते हैं। 12वें का ब, रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है? देखो, एक जगह तो रेगिस्तान है, रेती रेते, और एक जगह पानी ही पानी है। तो ये बताओ समुद्र वाले क्षेत्र में जंग लगेगी कि रेत वाले में? आप अभी बताया मैंने, जहां उसे पानी मिलेगा, मतलब हवा तो दोनों जगह है, हवा तो इधर भी है इधर भी है, लेकिन पानी रेगिस्तान में नहीं मिलेगा, पानी इधर मिलेगा। तो जहां दोनों चीज हैं वहां लोहे में जंग लगेगी, बस। तो जंग लगने की प्रक्रिया के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता होती है। समुद्री तटीय क्षेत्रों में हवा में नमी की मात्रा रेगिस्तानी क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक होती है, ठीक है, रेगिस्तानों में तो होती ही नहीं है। यह नमी लोहे की सतह पर एक पतली पानी की परत बनाती है जो जंग लगने की प्रक्रिया को तेज करती है। मतलब लोहे की वस्तुओं में जंग कहाँ लगेगी? समुद्री तट पर, रेगिस्तानों की अपेक्षा, ठीक है। प्रश्न 13 देखिए, किसी पदार्थ के शुद्ध विलयन उनके विलयन से प्राप्त करने की कौन सी विधि है? शुद्ध क्रिस्टल विलयन, क्रिस्टल प्राप्त करने हैं हमें विलयन से, तो उसकी विधि को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कॉपर सल्फेट से क्रिस्टल कैसे बनते हैं? अब बेटा बनाना है तो थोड़ा बड़ा तो लगेगा ही, तो हम कैसे बनाते हैं? नॉर्मल, ऐसे याद करना है जैसे हम कोई कहानी पढ़ रहे हों। जैसे कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए सबसे पहले पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें मिलाकर गर्म किया जाता है, फिर उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण तब तक मिलाया जाता है जब तक कि चूर्ण घुलना
संभव ना हो, मतलब तब तक मिलाते रहो जब तक उसमें एक टाइम यह आ जाए कि बस भाई अब नहीं घुल सकता, बहुत घुल गया। ठीक है, इस विलयन को छानकर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, जिससे कॉपर सल्फेट के शुद्ध क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठीक है, आगे सबको समझ में? पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाना है और कॉपर सल्फेट का चूर्ण मिलाना है, उसको धीरे धीरे चलाना है और गर्म करके ठंडा करना है, बस सिंपल। और ये जो हमने क्रिस्टल प्राप्त किए उसकी विधि को हम कहते हैं क्रिस्टलीकरण। ठीक है, चलिए आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न 14। लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले उपाय। तो लोहे को हमें जंग से बचाना है बेटा, लोहे वाला प्रश्न बहुत बार आ गया है, इसका मतलब ये मोस्ट है। ठीक है, तो जंग से बचाने के लिए हम काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हम उस पर पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं, उसका गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, और जैसे मशीन और औजारों पर तेल लगा देते हैं। ठीक है, तो इससे लोहे पर जंग लगने से बच जाता है। हो गया? आगे चले, ये आपके प्रोजेक्ट और हैं 2। पहला प्रोजेक्ट देखिए, अपने आसपास होने वाले 10 परिवर्तनों की सूची बनाते हुए उन्हें भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों में वर्गीकृत कीजिए तथा होने वाले परिवर्तन का कारण स्पष्ट कीजिए। अब देखिए हमारे आसपास क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आप लोग सोचते क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते हैं, तो वो मैंने लिख दिए हैं। वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक वो भी मैंने लिख दिया है, लेकिन ऐसा हुआ क्यों है कि आपको लिखना है। अब थोड़ा बहुत काम तो आप भी करो, पूरा पाठ पढ़ा है आपने, मैंने इतने सारे प्रश्न उत्तर कराए हैं, आपको समझाए हैं कि ऐसा क्यों होता है, तो वो कारण आपको लिखना है। जैसे देखो, आप सबके घर में जल का जमना, बर्फ जमती है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलती है, लोहे पर जंग लगना, ये भी आपने देखा है, कागज का फटना, आप अभी कागज फाड़ के देख लो, भोजन का पचना, ये भी आपको पता है, दूध का दही बनना, ये भी हमारे घरों में होता है, बल्ब का जलना, ये भी हमारे घरों में होता है, चीनी का पानी में घुलना, ये भी हम घर में करते हैं, पेड़ से फल का पकना, हमने देखा है पेड़ पे फल पकते हैं, लकड़ी का जलना, ये भी हमने देखा है। ठीक है, तो ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है ये सभी, लेकिन ये सब क्यों होते हैं वो आपको लिखना है। ठीक है, तभी तो पता चलेगा कि आपने क्या समझा और क्या नहीं समझा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रोजेक्ट 2 पर। शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालोगे, प्रक्रिया का चित्र सहित वर्णन करो। अरे चित्र तो मैं बनाना ही भूल गई, चलिए कोई बात नहीं। शक्कर के पानी से शक्कर कैसे निकालेंगे, देखिए हमने शक्कर का पानी ले लिया एक बर्तन में, ठीक है, उसे गर्म कर लो, गर्म करो, धीरे धीरे गर्म करो। क्या होगा, जो पानी होता है ना वो भाप बन बन के उड़ता रहेगा, और तब तक गर्म करो जब तक उसमें शक्कर ना रह जाए, जब तक पूरा पानी उड़ ना जाए। और जब पूरा पानी उड़ जाएगा तो उसमें बर्तन में सिर्फ शक्कर बचती है, लेकिन आप जैसी शक्कर सोचो ना वैसी शक्कर नहीं बचती है, थोड़ी ऐसे बिल्कुल पिसी हुई शक्कर बचती है। ठीक है, चलिए देखिए, शक्कर के घोल को एक बर्तन में लें, बर्तन को धीमी आंच पर गर्म करें, जैसे जैसे घोल गर्म होगा पानी वाष्पित बनकर उड़ जाएगा, बर्तन में केवल शक्कर के क्रिस्टल बच जाएंगे। इस प्रक्रिया को हम वाष्पीकरण भी कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि हमने एक बर्तन लिया ये, ठीक है, इसमें पानी है और शक्कर का घोल है, इसमें हमने इसे बर्नर पे गर्म कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, अब ये भाप बन के उड़ रहा है पानी, और कुछ टाइम बाद जब ये पानी उड़ जाएगा ना तो नीचे सिर्फ शक्कर के क्रिस्टल बचेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलें, ख़त्म हो गया, आगे क्या चलना है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जाने से पहले एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दें, और बेटा वीडियो को हाइप ज़रूर कर दें, ठीक है, जिससे कि ये वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच जाए। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।